हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए बेटा, हमने अपनी लास्ट वीडियो में जैसा कि बुआई के बारे में पढ़ा था कि बुआई के लिए हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या फ़ायदे हैं। ठीक है। तो और आज हम क्या करेंगे उसे नेक्स्ट टॉपिक की। हमने मिट्टी को तैयार कर लिया, फिर हमने बुआई भी कर दी। अब हमें क्या करना है आगे अपनी अच्छी फसल को प्राप्त करने के लिए। तो उसका नाम क्या है बेटा, खाद एवं उर्वरक मिलाना। तो हमने जो बुआई की थी कुछ समय पश्चात हमें उसमें खाद को देना है। ठीक है। तो उसके बारे में पढ़ेंगे कि ऐसा हमें क्यों करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है उन्हें खाद एवं उर्वरक कहते हैं। तो बेटा खाद एवं उर्वरक होता क्या है। तो खाद उर्वरक वे पदार्थ होते हैं जिनको मिट्टी में किस लिए मिलाया जाता है, पोषक स्तर को बढ़ाए रखने के लिए या पोषक तत्वों की मात्रा को बनाए रखने के लिए। ठीक है। पोषक तत्वों की मात्रा क्यों बनानी है, क्योंकि वो पेड़ पौधों को चाहिए। ठीक है। जैसे तुम्हें चाहिए होती है ना, फल फ्रूट सब्जियां, दूध चाहिए तुम्हें, ये सब क्यों चाहिए, तुम्हारे अंदर विटामिन्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट वसा की सभी की पूर्ति के लिए। ऐसे ही पेड़ पौधों को भी अपने विकास वृद्धि के लिए, भोजन बनाने के लिए इन सब चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो मैंने बूझों के दिमाग में भी क्वेश्चन आता है, मैंने एक खेत में उगने वाली स्वस्थ फसल पौधों को देखा, जबकि पास के खेत में पौधे कमजोर थे। कुछ पौधे अन्य पौधों की तुलना में ज़्यादा अच्छी तरह से क्यों उगते हैं। अब वो ये जानना चाहता है, कुछ पौधे तो अच्छी तरह से उगाते हैं और कुछ पौधे अच्छी तरह से नहीं उग पाते। जैसे कि अब तुम्हारे क्या होता है बेटा, क्लास में भी कुछ बच्चे क्या होते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं और कुछ नहीं पढ़ते। क्यों नहीं पढ़ते ऐसा। तो अब इसके इसके ऐसे ही खाद में भी, फसल में भी क्या होता है, कुछ तो अच्छे से उगाते हैं और कुछ नहीं। तो क्यों नहीं उगाते वो, उसके बारे में जानते हैं। मिट्टी फसल को खनिज पदार्थ प्रदान करती है। यह पोषक पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। कुछ क्षेत्रों में किसान खेतों में एक के बाद दूसरी फसल उगाता रहता है। खेत कभी खाली नहीं छोड़े जाते। कल्पना कीजिए कि पोषकों का क्या होता होगा। तो बेटा मिट्टी फसल कि जो, अब हमने मान लो एक फसल उगाई, ठीक है, पिछले साल, अब उसकी कटाई हुई, तो उसने जितने समय तक वो फसल उगी है उसने क्या किया, मिट्टी ने फसल को खनिज प्रदान किए। अब ये पोषक पदार्थ पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक थे। तो कुछ क्षेत्रों में किसान खेत में एक के बाद दूसरी फसल उगाता रहता है। तो ऐसे ही क्या करता है बेटा कि वो उसमें फिर से दोबारा से फसल को उगा देता है। तो जो बचे कुचे थे वो भी उसने मिट्टी से फसल ने ले लिए और फिर से वो ऐसे लगातार करता रहेगा। तो एक समय ऐसा आएगा बेटा उसमें कमी होगी। जैसे तुम्हारी गुल्लक में मान लो 100 रुपये हैं और तुम उसमें डालोगे तो हो नहीं, या फिर डाल भी रहे हो तो हफ्ते में 1 रुपया डाला और हफ्ते में निकाल कितने रहे हो 10। तो क्या होएगा बेटा, 10 हफ्तों में तुम निकाल लोगे सारे पैसे। ठीक है। जो तुम एक एक डाल रहे थे वो 10 हफ्तों तक, वो एक और हफ्ते तक चल जाएंगे, फिर खत्म। ठीक है। तो इससे कमी आ जाती है पोषक तत्वों में। अगर तुम जितनी मात्रा में उससे ले रहे हो उतनी मात्रा में उसमें नहीं डालोगे तो एक समय पर वो समाप्त हो जाएंगे। ठीक है। तो लगातार फसलों के उगने से मिट्टी के कुछ पोषकों की कमी हो जाती है। इस क्षति को पूरा करने हेतु किसान खेतों में खाद देते हैं। तो बेटा यही कमी हो जाती है, तो इसको पूरा करने के लिए किसान अपने खेतों में खाद देते हैं। ठीक है। यह प्रक्रम खाद देना कहलाता है। तो बेटा खाद देना किस लिए, पोषक तत्वों की क्षति को पूरा करने के लिए। तो क्या कहलाता है यह प्रक्रम, खाद देना कहलाता है। अपर्याप्त खाद देने से पौधे क्या हो जाते हैं, कमजोर। जैसे तुम्हें अपर्याप्त भोजन दिया जाए खाने को, तुम्हें भूख लग रही है, तो क्या होएगा बेटा, उससे तुम्हारे अंदर कमजोरी आ जाएगी, कई बार बीमार भी हो सकते हो। ठीक है। तो खाद एक कार्बनिक पदार्थ है, जैविक पदार्थ। ठीक है। कार्बनिक या जैविक का मतलब क्या होता है, कार्बनिक और जैविक का मतलब होता है बेटा कि जो जीव जंतुओं से के गलने सड़ने से बनता है उसको क्या बोलते हैं, खाद, जो कि पौधों या जंतु के अपशिष्ट से प्राप्त होता है। ठीक है। किसान पादप एवं जंतु अपशिष्टों को एक गड्ढे में डालते जाते हैं, तुमने देखा भी होगा अपने आसपास, तथा इसका अपघटन होने के लिए खुले में छोड़ देते हैं। जैसे जो क्या करते हैं बेटा, गाय भैंस होते हैं, ठीक है, उनका मलमूत्र होता है, वो क्या होता है एक जगह पर उनको इकट्ठा करते रहते हैं। धीरे धीरे तो कुछ समय बाद तक वो क्या होता है, उसका जो ढेर लग जाता है वो कुछ समय बाद वो खाद में बदल जाता है। फिर उसको क्या करते हैं, जैसे ही हमें कोई फसल उगानी है उससे पहले हम उसको वो खेतों में डाल देते हैं और फिर जुताई करके उसको मिला देते हैं, जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है। तो किसान पादप एवं जंतु अपशिष्टों को एक गड्ढे में डालते जाते हैं तथा इसका अपघटन होने के लिए खुले में छोड़ देते हैं। अपघटन कुछ सूक्ष्म जीवों द्वारा होता है। अपघटित पदार्थ खाद के रूप में उपयोग किया जाता है। जो अपघटित पदार्थ था बेटा वो किस में बदल चुका, खाद, तो उसका किस रूप में प्रयोग होएगा, खाद के रूप में। आप कक्षा 6 में वर्मी कंपोस्टिंग अथवा केंचुए द्वारा खाद तैयार करने के विषय में पढ़ चुके हो।
ठीक है बेटा। तो वर्मी कंपोस्टिंग क्या होती है और केचुआ का क्या संबंध है इससे? तो बेटा जो केचुआ क्या करता है, अपशिष्ट पदार्थों को गला सड़ाकर जो खाद बनाता है उसको क्या बोलते हैं? वर्मी कंपोस्टिंग। ठीक है, ये आप पढ़ चुके हो 6th क्लास में। तो बेटा यहाँ पर एक क्रियाकलाप है जिसमें क्या कर रहे हैं, वो 3 गिलास ले रहे हैं, उनके अंदर पानी ले रहे हैं, उनमें क्या डाल रहे हैं? बीज डाल रहे हैं अंकुरित करने के लिए। ठीक है, इससे एक ही आकार वाले 3 नवोभित छांट लीजिए। आप 3 गिलास एवं एक ही पात्र लीजिए, इस प्रकार ABC निशान लगाइए। गिलास A में थोड़ी सी मिट्टी लेकर इसमें थोड़ी सी गोबर की खाद मिलाइए। गिलास B में समान मात्रा में मिट्टी लेकर उसमें से थोड़ा यूरिया मिलाइए। गिलास C में कुछ मिट्टी लीजिए बिना कुछ मिलाए, उसमें कुछ नहीं मिलाना। अब इनमें पानी की समान मात्रा डालकर सुरक्षित स्थान पर रख दीजिए। प्रतिदिन पानी देते रहिए। 7 से 10 दिनों में के बाद उनकी वृद्धि को नोटिस करिए। ठीक है, तो जो ये पौधे होते हैं बेटा, पहले में तुमने क्या डाला था? खाद डाली थी। दूसरे में तुमने क्या डाला था? यूरिया डाला था। और तीसरे में तुमने क्या डाला था? कुछ भी नहीं डाला था, सिर्फ मिट्टी और पानी दे रहे थे तुम। ठीक है, तो अब तुम डिफरेंस भी देख रहे होंगे बेटा खुद, क्या है कि इसमें जो बीच वाला है वो क्या हो रहा है, उसमें पौधे जल्दी से उग रहे हैं। ठीक है, बड़े हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसमें क्या डाला? यूरिया। इसने तुरंत उगा दिया। अच्छा कौन है? खाद है, क्योंकि वो क्या करेगा? उसको लंबे समय तक के लिए बेनिफिट देगा, लाभ देगा। ठीक है, जैसे तुम बीमार हो जाते हो बेटा, ठीक है, तुम बीमार हो जाओ तो तुम क्या करते हो? तुरंत अपनी उसको बीमारी को सही करने के लिए क्या लेते हो? दवाइयाँ लेते हो। ठीक है, लेकिन अगर तुम्हें फिट रहना है तो तुम क्या करोगे? अपना अच्छा भोजन खाने पर ध्यान दोगे ताकि आगे बीमार ना हो सको। ठीक है, तो खाद का भी कुछ ऐसा ही काम है। और लेकिन यूरिया का क्या है कि जो ग्रसित हो चुका है, जिसके अंदर कुछ चीज़ की कमी हो गई है, उसको तुरंत पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं? यूरिया का प्रयोग करते हैं खेतों में। ठीक है, जैसे तुम दवाइयों का प्रयोग करते हो। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे से समझ आया होगा। क्या तीनों गिलास में पौधों में वृद्धि की गति एक समान थी? नहीं। तुमने देखा किस गिलास में पौधों की वृद्धि बेहतर है? बी में है बेटा। किस गिलास में पौधों में वृद्धि सबसे अधिक है? तो बेटा वृद्धि सबसे अधिक किस में है? बी में ही थी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या? उर्वरक रासायनिक। अब उर्वरक क्या है? यूरिया था जो हमने यूज किया, वो क्या था? उर्वरक था। तो वो यूरिया या उर्वरक है क्या? उर्वरक रासायनिक पदार्थ है जो विशेष पोषकों में समृद्ध होते हैं। मतलब जो उर्वरक होते हैं वो किसी विशेष पोषक तत्व की कमी हो जाए तो अलग अलग पोषक तत्वों की कमी के लिए अलग अलग तरह के वो होते हैं यूरिया। ठीक है, यूरिया नहीं, उर्वरक होते हैं। ठीक है, तो जैसा हमें लगे कि भाई इस फसल में ये कमी हो रही तो हम उस तरीके का उर्वरक लाके उसमें छिड़क देते हैं या डाल देते हैं। ठीक है, तो वे खाद से कैसे भिन्न है? उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में किया जाता है। ठीक है, उर्वरक के कुछ उदाहरण हैं यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटास, NPK यानी कि N से मतलब नाइट्रोजन, P से फॉस्फोरस और K से पोटेशियम। K से बेटा पोटेशियम होता है। ठीक है, याद रखना, इसका दूसरा नाम होता है। ठीक है, कैलियम। तो उसी के नाम पर इसका मतलब कि एब्रीविएशन दी गई है K। ठीक है ना। इनके उपयोग से किसानों को गेहूं, धान तथा मक्का जैसी फसलों की अच्छी उपज प्राप्त करने में सहायता मिलती है। परंतु उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से मिट्टी की उर्वरता में कमी आ जाती है। जैसे बेटा अब तुम दवाई लेके सही तो हो गए, बीमार थे, लेकिन तुम ये सोचो अब जो भी तुम्हारे अंदर कमी होगी तुम उनको दवाइयों से ही पूरा करोगे तो वो भी तुम्हारे लिए अच्छी नहीं होती। ठीक है, उससे भी एक ना एक दिन क्या होती है? हमारे शरीर को हानि होती है। तो बेटा उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से मिट्टी की उर्वरता में कमी आ जाती है। यह जल प्रदूषण का भी स्रोत बन जाते हैं। तो बेटा जो उर्वरक होते हैं वो क्या होते हैं? हानिकारक तो होते ही हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि कई बार क्या होता है, ये किसी तरह की उनके अंदर बीमारी को ख़त्म करने के लिए भी प्रयोग किए जाते हैं, जिससे क्या होता है वो हानिकारक होते हैं। जो उन कीड़ों को या किसी को मारते हैं तो उससे क्या होगा? वो जल में जब वो उर्वरक मिलेंगे और वो जल किसके साथ बहकर जाएगा? नदी वदी में, तो क्या करेगा बेटा? जल प्रदूषण करेगा। ठीक है, तो अतः मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए हमें उर्वरकों के स्थान पर जैविक खाद का उपयोग करना चाहिए। जैविक खाद मतलब बेटा जो जीव जंतुओं के अपशिष्ट पदार्थों से बनाया जाता है। ठीक है, जिसको खाद बोलते हैं। अथवा 2 फसलों के बीच में खेत को कुछ समय के लिए बिना कुछ उगाए छोड़ देना चाहिए, ताकि बेटा उन फसलों में कुछ कमी ना आ, मतलब कि मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी ना आए, इसलिए हमें कुछ समय के लिए मिट्टी को खाली भी छोड़ना चाहिए। ठीक है, जैसे हम लगातार पढ़ाई नहीं कर सकते, हमें थोड़ा बहुत समय लेना पड़ता है, गैप लेना पड़ता है। जैसे तुम्हें स्कूल में रिसेस दी जाती है, ठीक है ना, लंच ब्रेक दिया जाता है, फ्रूट ब्रेक दिया जाता है, गेम का पीरियड दिया जाता है। तो ये सब क्यों दिए जाते तुम्हें? ताकि तुम्हारा माइंड जो है रिलैक्स हो सके। ऐसे ही हमें खेत को भी कुछ समय के लिए खाली छोड़ना चाहिए ताकि क्या हो,
उसके जो पोषक तत्व हैं वो मतलब कि उनमें कमी ना आ सके, और उसके अंदर जो कमी है उनको सुधार सकें। ठीक है। खाद के उपयोग से मिट्टी के गठन एवं जल अवशोषण क्षमता में भी वृद्धि होती है। अब जो हम खाद का प्रयोग करते हैं बेटा मिट्टी में, वो क्या करती है, गठन एवं जल अवशोषण में भी वृद्धि करती है। जल अवशोषण में कैसे वृद्धि करती है बेटा, अब तुमने किसी खाद मिलाई तो उससे क्या होगा, भुरभुरी मिट्टी जो हो गई, तो एक तो तुम देखते होंगे मिट्टी के ढेले होते हैं, तुम उसको पानी दोगे वो कितना पानी पी लेगा, थोड़ा बहुत, और उसके अंदर कोई चीज़ जा सकती है आसानी से, नहीं जा सकती। ठीक है। एक तो तुम क्या करोगे बेटा, चलो तुम डलो कोई ले लो, या फिर ऐसे सोचो जो तुमने फोड़ दी मिट्टी, ठीक है, तोड़ दी या पाटल से, जैसे तुम पढ़ा था ऊपर, तो उससे क्या होगा बेटा, मैंने कहा था उसका आयतन बढ़ जाता है। एक डले को लो, एक बर्तन में रखो, वो कितनी सी जगह घेरता है। एक मिट्टी लो जो तुमने फोड़ के भुरभुरी बना दी, वो कितनी सारी जगह लेगी। ठीक है। तो ऐसा वो इतनी सारी जगह क्यों लेगी, क्योंकि उसका आयतन बढ़ गया। आयतन कैसे बढ़ा, उसमें क्या हो गई, वायु ने भी प्रवेश कर लिया, उसके जब बीच में मिट्टी में जगह जगह पर वायु उपस्थित हो गई। ठीक है। जिससे क्या होएगा बेटा कि हर कोई पौधा होता है उसके अंदर आसानी से श्वसन कर सकता है। ठीक है ना। तो इससे मिट्टी में सभी पोषक तत्वों की प्रतिपूर्ति होती रहती है। जैसे तुमने खाद मिलाई, अब खाद मिलाने में, खाद में क्या होता है बेटा, जंतुओं के अवशिष्टों से बनता है, तो जंतु के अवशिष्ट वगैरह हो गई, ये सब क्या होएगा, उनमें पोषक तत्व जो होते हैं वो सारे मिट्टी में मिल जाएंगे। ठीक है। जिससे क्या होएगा, मिट्टी के सभी पोषक तत्वों की पूर्ति हो जाएगी। ठीक है। और खाद में क्या होता है, जल अवशोषण की क्षमता क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि उसमें वायु प्रवेश कर जाती है, खाली जगह बच जाती है उसके बीच बीच में। तो क्या होएगा, जितना ज़्यादा खाली स्थान होगा उतना ज़्यादा जल द्वारा वो घेर लिया जाएगा। ठीक है ना। मिट्टी में पोषकों की प्रतिपूर्ति का अन्य तरीका है फसल चक्रण। तो बेटा अब क्या होता है, मिट्टी में पोषकों की प्रतिपूर्ति यानी कि क्षतिपूर्ति को पूरा करने के लिए क्या करते हैं हम, दूसरा तरीका क्या अपना सकते हैं। एक तो खाली छोड़ना था, एक खाद का प्रयोग करना था, दूसरा है फसल चक्रण, यानी कि हम एक फसल को एक बार उगाएंगे और दूसरी बार हम दूसरी फसल को उगाएंगे। ठीक है। यह एक फसल के बाद खेत में दूसरे किस्म की फसल एकांतर क्रम में उगाकर किया जा सकता है। जिससे क्या होगा बेटा, दो अलग तरीके की फसल उगाएंगे तो दोनों अलग तरीके की फसल को क्या होगा बेटा, अलग तरीके के पोषक तत्व चाहिए। ठीक है। तो उससे क्या होगा, उससे कमी नहीं आएगी एक तरह के पोषक तत्वों में। ठीक है। तो पहले उत्तर भारत में किसान फलीदार चारा एक ऋतु में उगाते थे तथा गेहूं दूसरी ऋतु में उगाते थे। ठीक है। तो इससे मिट्टी में नाइट्रोजन का पुनः पूरण होता रहता था। तो बेटा जो ये फलीदार चारा होता है, ठीक है, जैसे कि तुम ढांचा होता है एक, ठीक है, अगर आपको नहीं पता तो आप अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हो। तो बेटा ढांचा बोते थे पहले, फलीदार चारा हो गया, जो क्या होता था, जंतुओं के भी काम आता था। तो जो फलीदार चारा होता है बेटा या फिर ढांचा होता है, उससे क्या होता है, जो फलीदार हमारे पौधे होते हैं उनके अंदर नाइट्रोजन होती है उनकी जड़ों में। तो वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन कहाँ से आती है, उनकी जड़ों में बेटा जो सूक्ष्म जीव होते हैं या राइजोबियम हो गए जीवाणु, वो क्या करते हैं, वायुमंडल में उपस्थित जो नाइट्रोजन होती है ना, उसको मिट्टी में यौगिकों में बदलकर उपस्थित करा देते हैं, जिससे पौधों को उसे ग्रहण करने में आसानी होती है। इससे मिट्टी में नाइट्रोजन यौगिक विद्यमान हो जाते हैं। तो इससे क्या होगा बेटा, फलीदार चारा एक ऋतु में उगाने के बाद जब हम गेहूं को दूसरी ऋतु में उगाएंगे तो उसे मिट्टी में नाइट्रोजन का पुनः पूरण होता रहता है, उसे नाइट्रोजन मिलती रहती है, जो कि बहुत जरूरी है प्रोटीन को तैयार करने के लिए। ठीक है। किसानों को इस पद्धति को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। ठीक है। अब पिछली कक्षाओं में आप राइजोबियम बैक्टीरिया को बेटा हिंदी में बोलते जीवाणु, राइजोबियम जीवाणु या बैक्टीरिया के विषय में पढ़ चुके हैं। यह फलीदार यानी कि लेग्यूमिनस पौधों की जड़ों में ग्रंथिकाओं में पाया जाता है। फलीदार क्या होता है बेटा, जैसे मटर हो गई वो फली होती है, सेम हो गई उनमें क्या होती है, फली होती है, तो इन्हीं को बोलते हैं फलीदार पौधे। ठीक है। उनकी जड़ों की ग्रंथिकाओं में पाया जाता है। जो जड़ें होती है बेटा, उनमें तुमने देखा होगा जड़ें होती है, तो उनमें क्या होगा, छोटी छोटी गांठ के रूप में ये विद्यमान होते हैं। ठीक है। और वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। स्थिरीकरण, वायुमंडल में जो नाइट्रोजन थी उसको मिट्टी में यौगिकों में बदलकर उपस्थित करा देते हैं। ठीक है ना। अब बेटा उर्वरक और खाद के बारे में हम पढ़ चुके हैं। उर्वरक और खाद में अंतर क्या है, ये हम इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहला क्या है बेटा, उर्वरक एक अकार्बनिक लवण है। अकार्बनिक मतलब कि वो जैविक पदार्थों से नहीं बनाया जाता, वो रासायनिक पदार्थों से बनाया जाता है। ठीक है। और कार्बनिक कौन से होते हैं, जो जैविक पदार्थों से बनाए जाते हैं। ठीक है। तो खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर, मानव अवशिष्ट एवं पौधों के अवशेष के विघटन से प्राप्त होता है। उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है। ठीक है बेटा।
उर्वरक कहाँ बनते हैं? रसायनों से बनते हैं, फैक्ट्रियों में बनते हैं। लेकिन खाद क्या होता है बेटा? खेतों में बनाई जाती है। क्या करते हैं हम? जैसे कि किसी ज़मीन पर इकट्ठा करते रहते हैं गोबर को, इन सब को, तो वो एक ज़मीन पर किया ना हमने, उसको खेत भी कह सकते हो, तो खेतों में बनाई जाती है। उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होता। ठीक है बेटा, ह्यूमस क्या होता है? अभी जैसे कि, और खाद में मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त हो जाता है। और खाद में क्यों प्राप्त हो जाता है? तो खाद किससे बनती है? गले सड़े पौधों से, जंतु के अपशिष्ट से। तो उनसे बेटा क्या होता है, जो गले सड़े पौधे थे उनमें जो छोटे मोटे जो रह जाते हैं, कि टहनियाँ हो गई, ये सब क्या होती है? टूट टूट के छोटी छोटी हो जाती है। तो ये सब मिलके कैसी हो जाती है? ह्यूमस। इसको क्या बोलते हैं? ह्यूमस। यानी कि भुरभुरी हवा आसानी से उसमें अंदर प्रवेश कर सकती है, जड़ें गहराई तक जा सकती है। तो ये क्या देती है उनको? ह्यूमस। और ह्यूमस किसकी वजह से आता है? सूक्ष्म जीव जब उनको गलाते सड़ाते हैं उसे, तो उसमें ह्यूमस आ जाता है। ठीक है। उर्वरक में पादप पोषक जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस तथा पोटेशियम प्रचुरता में होते हैं। अब जो बेटा उर्वरक बनाए हैं तो वो तो फैक्ट्री में बनाएंगे, तो फैक्ट्री में जो बनाए हम अपनी इच्छा के अनुसार ही बनाएंगे, जो हमें चाहिए, तो हमें जिसकी मात्रा चाहिए हम उसमें डाल देते हैं। तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम उर्वरकों में क्या होता है? प्रचुर मात्रा में होता है, जो पौधों के लिए बहुत जरूरी होता है। लेकिन खाद में पादप पोषक तुलनात्मक रूप से कम होते हैं। जैसा कि हमने क्रियाकलाप में भी देखा था, उर्वरक डालने से क्या हुआ? एकदम से वृद्धि हो गई, लेकिन वो लंबे समय तक के लिए हमारे लिए अच्छी नहीं होती। जैसे बीमारी में हम एकदम से ठीक हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन योगा और ये सब करेंगे तो क्या होगा? लंबे समय में हमें उसके परिणाम दिखेंगे, तुरंत नहीं दिखेंगे। अगर तुम योगा करते हो, प्राणायाम करते हो तो। ठीक है। अब बेटा के सारणी 1.1 में उर्वरक एवं खाद के बीच में अंतर बताए गए हैं। खाद के क्या लाभ हैं बेटा? जैविक खाद उर्वरक की अपेक्षा अधिक अच्छी मानी जाती है। इसका मुख्य कारण क्या है? क्यों अच्छी मानी जाती है खाद उर्वरक की अपेक्षा? इसमें मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है। क्या होता है बेटा? मिट्टी क्या करती है? जिसमें खाद होता है वो जल अधिक ग्रहण कर सकती है। ठीक है। और इससे मिट्टी भुरभुरी एवं सरंध्र हो जाती है। मिट्टी भुरभुरी एवं सरंध्र मतलब बेटा उसमें रंध्र हो जाते हैं, जैसे पत्तियों में होते हैं ना, ऐसे मिट्टी में भी छोटे छोटे छिद्र ज़्यादा हो जाते हैं, जिनमें क्या होती है? वायु विद्यमान हो जाती है, जिसके कारण गैस विनिमय सरलता से होता है। वायु के द्वारा ही होता है गैस विनिमय। तो बेटा वो जो वायु होती है उसके अंदर गैस का विनिमय आसानी से होता है, यानी कि CO2 चाहिए, O2 चाहिए, नाइट्रोजन गैस, ये सारी आसानी से उसके अंदर आ जा सकती हैं। ठीक है। इससे मित्र जीवाणु की संख्या में भी वृद्धि होती है। और बेटा जो खाद होते हैं, खाद से क्या होता है? जो मित्र जीवाणु, कौन से थे मित्र जीवाणु? सूक्ष्म जीव। कौन से? केचुआ हो गया। जैसे केचुआ मतलब कि केचुआ क्या है? मित्र जीवाणु। ठीक है ना। मित्र जीवाणु तो बेटा और भी हो सकते हैं, राइजोबियम हो गया जैसे। ठीक है ना। और केचुआ क्या है बेटा? केचुआ मित्र बोला जाता है किसान का। तो उन सब की वृद्धि हो जाती है इसमें। क्यों हो जाती है वृद्धि? क्या करते हैं? वो जो अपशिष्ट पदार्थ हम उसमें डालते हैं, जो गला सड़ाते हैं, उनकी वजह से क्या होती है? उनकी वृद्धि होती है, और वो क्या करते हैं? उसको ह्यूमस बना देते हैं। इस जैविक खाद से मिट्टी का गठन सुधर जाता है, और इससे बेटा मिट्टी का गठन भी सुधर जाता है। ठीक है। यानी कि जैसी मिट्टी होनी चाहिए किसी फसल के लिए, वो उस तरीके की तैयार कर देते हैं। तो बेटा उम्मीद करती हूँ आपको ये खाद एवं उर्वरक के बारे में एक एक जो जानकारी तुम्हें होनी चाहिए वो सब पता चल गई होगी। ठीक है। और बेटा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर देना, और अगर आपको समझ नहीं आए तो इसको दोबारा देखना। ठीक है। आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। अपना नेक्स्ट टॉपिक सिंचाई हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।